आज मैं बहुत खुश था क्योंकि आज मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से हुई थी। राधिका को मैंने एक शादी के फंक्शन में देखा था और पहली बार में ही उसके प्यार में पड़ गया। वे इतनी सुंदर थी कि मैंने कुछ ही दिनों में उसके घर वालों से उसका हाथ मांग लिया और वे भी तुरंत राजी हो गए क्योंकि मुझे अच्छी नौकरी थी। 3 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद आज मेरी और राधिका की शादी हुई और आज वे मेरे साथ ही थी। ये 3 महीने मेरे लिए 3 सालों जैसे थे। मुझे उससे बात करनी थी, उसकी मीठी आवाज़ सुननी थी, पर बाद में खुद को ही समझा लेता कि जितना लंबा इंतज़ार उतना ही गहरा प्यार। जब से हमारा रिश्ता तय हो गया था, मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता ही जा रहा था। वे 22 साल की सुंदर लड़की और मैं भी 26 साल का सुंदर नौजवान लड़का। राधिका मेरी माँ की सहेली की बेटी थी, इसीलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं थी। आज मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो मेरी पत्नी के रूप में मेरे कमरे में बैठी हुई थी। मैं यही सोचे जा रहा था कि कमरे में वे मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसे दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक था। मैं धीरे से अंदर गया और उसके पास जाकर बैठ गया। मुझे लगा कि उसके हाथ कँपकँपा रहे हों। वे बहुत घबरा रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया, पर उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। शायद वे शर्मा रही थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा और तुमसे इतना प्यार करूँगा कि जितना आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। वे इतनी सुंदर लग रही थी मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा ही मेरे सामने बैठी हो। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था। मैं उसकी तारीफ़ किए जा रहा था, पर उसके चेहरे पर ज़रा सी भी हँसी नज़र नहीं आ रही थी। शायद वे शर्मीली हो, पर वे बिल्कुल ही हँस नहीं रही थी। उल्टा लग रहा था कि वो रो रही हो। मैं उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। उतने में उसने कहा कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनते ही मैं थोड़ा आश्वस्त हो गया था। थोड़ी देर पहले मैं बहुत खुश था और अब उसके ऐसे व्यवहार से मेरी चिड़चिड़ी मुझे लगा कि उसे कुछ नहीं हो रहा, बस मैं उसके पास ना जाऊं इसीलिए बहाना बना रही होगी। इसीलिए मैं कमरे से बाहर आया और मेरी पत्नी के पेट में दर्द है, उसे दवाई की ज़रूरत है, ऐसे घर वालों को बताने की सोची। ये सब सोचते हुए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। घर के सभी लोग सो गए थे। मैं दवा ढूंढ रहा था। मैं जैसे ही अंदर जाता उतने में मेरे मौसेरे भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा कि सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, बस राधिका की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए दवाई ले जा रहा था। उतने में वे कहने लगा कि लड़कियां शादी की पहली रात को ऐसे ही बहाने बनाती हैं। जब उसे उसका पसंद पति नहीं होता और उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की जाती है तो वे ऐसे ही बहाने बनाती हैं। उसने मुझसे ये सब कहा, लेकिन मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, पर मुझे घर का माहौल बिगाड़ना नहीं था, इसीलिए मैं चुप रहा। थोड़ी देर पहले मैं यही सोचे जा रहा था कि राधिका के पेट में दर्द हो रहा होगा, पर अब भाई की बातें सुनकर यही लग रहा था कि क्या सच में उसे मुझे में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर उसे मैं पसंद ही नहीं था तो उसने हाँ क्यों कही। पर जहाँ तक मुझे पता था उसके घर वालों ने उसकी मर्जी जानकर ही इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी। अगले पहर लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई ने जानबूझकर ऐसे ख्याल मेरे दिमाग में भरा हो, पति पत्नी का रिश्ता खराब हो, इसीलिए कभी कभी लोग पत्नी के बारे में भी कुछ ऐसी बातें कहते होंगे। और अगर मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं तो इस पर भी लोग कहेंगे कि शादी की पहली रात को पत्नी को अस्पताल क्यों ले गया। आखिर राधिका को हो क्या गया था कि उसकी तबीयत ही बिगड़ गई। लोग ऐसी चीज़ों पर बहुत गौर करते हैं और उसे गलत रंग देते हैं। हमारे सारे रिश्तेदार हमारे साथ खूब घूमे फिरे थे। मैंने बहुत खर्च किया था और शादी भी बहुत धूमधाम से की थी। हम ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, पर शादी में अपने आप से ज़्यादा
हैसियत में हमने खर्चा किया था और जिसकी वजह थी मेरी नौकरी। ऐसी स्थिति में शादी के पहले दिन अगर मैं राधिका को अस्पताल ले जाता या फिर डॉक्टर को ही घर बुलवा लेता तो खैर, मैं कमरे में गया तो राधिका को दवाई दी और उसे आराम करने के लिए कहा। लाइट बंद करके बाहर हॉल में आ गया। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं सोफे पर बैठ गया और सब कुछ सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। माँ की आवाज़ से मेरी आंख खुली। सुमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, तुम्हें तो पता है ना, मुझे सुबह 6 बजे चाय पीने की आदत है। बस चाय के लिए ही बाहर आया था और कब आकर सोफे पर आंख लग गई पता ही नहीं चला। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन बाकी रिश्तेदार ने तुम्हें ऐसे यहाँ देख लिया तो क्या सोचेंगे? इसी बात को गलत रंग दे देंगे। जाओ तुम अपने कमरे में। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने कमरे से बाहर ही आ गए। मेरा उदास चेहरा देखकर उन्हें कई बातों का अंदाज़ा आ गया होगा। वे सभी मुझसे कुछ नहीं बोले पर मेरी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। मैं चेहरे पर से तो खुश होने का जता रहा था पर शायद मेरे मन की अवस्था मेरी आंखें बयान कर रही थी। माँ ने मुझे राधिका को देखने के लिए अंदर भेजा। देखा तो राधिका बेड पर नहीं थी। बाथरूम में से पानी की आवाज़ आ रही थी पर सामने का दृश्य देखकर मेरे पलकें गीले हो गई थी। मैं इन सब के बारे में सोच भी नहीं सकता था। सफ़ेद चादर पर लाल धब्बे थे जो मुझे कुछ अलग ही बात जता रहे थे। मुझे नहीं पता था क्या मतलब है। जब से मैं बाहर आया तो मेरे पीछे कोई कमरे में आया था और उसने मेरा हक छीन लिया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने तो मेरे दिल पर बहुत गहरे जख्म कर दिए हों। जब राधिका वॉशरूम से बाहर आई तो मैंने उससे उन धब्बों के बारे में पूछा तो वे थोड़ी घबरा सी गई, मानो उसे इन सब के बारे में कुछ भी पता ना हो। वे सत्तावाना होकर चादर की तरफ देखे जा रही थी और मैं गुस्से से लाल हुए जा रहा था। मैंने उससे कई सवाल किए पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे इन सब के बारे में जानना है। क्या है ये सब? साफ साफ बताओ वरना मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये सुनो तो और घबरा गई और बोली कि मुझे सिर्फ 3 महीने का समय दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगी। बस अभी कुछ मत पूछना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जैसे वे कोई बहाना बना रही हो। मैंने कहा कि मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तुमने मुझे अपने पास नहीं आने दिया और सिर्फ ये दाग, मैंने प्यार के खातिर तुमसे शादी की और प्यार में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं किया। पर अब लग रहा है कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आखिर कौन सा ऐसा राज है जो तुम मुझे 3 महीने बाद ही बताओगी? मैं 3 महीने नहीं रुक सकता। घर में किसी को कुछ पता ना चले, इसीलिए मैं धीरे पर गुस्से में ही बोल रहा था। मैं नहीं चाहता था कि ये बात कमरे से बाहर जाए। मैं ऐसा व्यक्ति था जो मौत के बाद भी अपना रहस्य किसी को शायद नहीं बताता। मेरा गुस्सा देखकर राधिका बहुत डर गई और रोने लग गई। उसे रोता हुआ देख मुझे बुरा लग रहा था। चाहे कुछ भी हो पर थी तो वो मेरा पहला प्यार ही ना। मन में यही सवाल था कि आखिर किसने मुझसे मेरा ये हक छीना? क्या सोचकर मैंने शादी की थी और 2 दिन में ही मेरी पत्नी ने मुझे मेरे ही नज़रों में गिरा दिया। चेहरे से इतनी मासूम देखने वाली राधिका अंदर से इतनी बुरी होगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे भाई का पहले से ही मिलनसार स्वभाव था। महीने में 3-4 लड़कियों से संबंध रखकर वो चला जाता था, उसके साथ घूमता फिरता, पर घर की खुद की भाभी के साथ ऐसा कुछ करेगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। शक तो मुझे विपुल पर भी आ रहा था। आखिर उसकी घड़ी मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैंने अपनी बाइक की चाबी ली और निकल गया घर से। कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। दिल अंदर से टूट सा गया था। रात कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मम्मी पापा के बार बार फ़ोन आ रहे थे। जैसे तैसे खुद को समझाते हुए मैं घर लौटा। मैं उन पुरुषों में से नहीं था जो अपने अपमान का बदला स्त्रियों पर अत्याचार करके लेते हों। माँ कहने लगी कि नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कहाँ चला गया था? मैंने कुछ नहीं कहा। सभी का खाना हो गया था पर मेरी तो भूख ही मर गई थी। मैंने ऐसा दिखाया कि जैसे मैं खाना बाहर से ही खाकर आया हूँ। फिर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा पर मुझे राधिका से कोई बात नहीं करनी थी। मैं कमरे में गया तो बहुत अंधेरा था। लाइट ऑन करके देखा तो राधिका सो रही थी, खुद को कंबल में पूरी तरह से लपेटे हुए। ब्लैंकेट हटाई ही मैं कुछ पल के लिए रुका क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा
था और तकिया कुछ इस तरीके से रखे हुए थे मानो वहाँ कोई सो रहा हो। वो अब यहाँ नहीं थी तो कहाँ थी? वे मुझे उसके बारे में गलत सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। मेरे कदम अपने आप ही मेरे भाई के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं अभी उसके कमरे में थोड़ी दूर पर था, तब किसी के तो बोलने की आवाज़ आ रही थी। अब जानी पहचानी सी आवाज़ राधिका की लग रही थी। किसी से तो बात करने की आवाज़ गैलरी में आ रही थी। मैं अभी तक उसके कमरे तक पहुंचा भी नहीं पर खिड़की से आने वाली आवाज़ मुझे और गुस्सा दिला रही थी। राधिका शायद फ़ोन पर किसी से तो कह रही थी कि नितिन को कुछ पता नहीं चलेगा और तुम्हें तो पता ही है ना कि कोई भी पति ये सहन नहीं करेगा। अगर उसे सच पता चल गया तो वो मेरी जान ही ले लेगा। कल रात मैंने उसे जैसे तैसे अपने से दूर रखा। वे और भी बहुत कुछ बोल रही थी लेकिन मेरे कानों को वे सुनने की हिम्मत ही नहीं थी। तुमने मुझे धोखा दिया राधिका और मैं अपने कमरे में उल्टे पैर लौट आया। मुझे अब रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझसे शादी के लिए क्यों हाँ कहा? अगर तुम्हें कोई और पसंद था तो? ये सुनकर उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। तब वो कहने लगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे उसका हर शब्द झूठा लग रहा था। झूठ मत बोलो राधिका, और अगर वैसा कुछ नहीं है तो मुझसे दूर जाने के क्यों बहाने ढूंढती रहती हो? तब वे बोली कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती, मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आखिर मेरी पत्नी को मुझसे दूर कौन ले जा रहा था और कौन ये कर रहा था? मैं अंदर ही अंदर जल भुन रहा था पर फिर भी घर में कोई तमाशा ना हो इसी मैं चुपचाप बैठ के एक किनारे पर सो गया। समय बीतता जा रहा था और मैंने ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया था। मेरा अपने परिवार वालों के सामने उसके लिए नज़रिया अच्छा था। मुझे लोगों को किसी भी तरीके का मौका नहीं देना था। वे मुझे छोड़कर सभी से बात करती थी। वो घर वालों का बहुत ख्याल रखती थी, घर के सारे काम करती थी, लेकिन रात को जब कमरे में आती तो कहती कभी मेरे पेट में दर्द है तो कभी मेरे पैरों में। मुझे दूर रखने के लिए ये सब कर रही है, ये मुझे साफ नज़र आ रहा था। बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। मन की भावनाओं को मैंने अंदर ही दबा लिया था। मेरे कमरे में आने से पहले ही वे खुद चादर ओढ़कर सो जाती थी। एक दिन मैं ऑफिस के लिए जल्दी चला गया, 2 घंटे पहले ही चला गया था, इसीलिए जल्दी भी आ गया था। मैं जब घर लौटा तो फ्रेश होकर कमरे में गया, देखा तो राधिका नहीं थी। मैंने राधिका को सभी जगह देखा पर वे मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। मैं जो कह रहा था उसे सुनकर माँ ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहने लगी कि तुम इतनी जल्दी भूल गई। मैं तो माँ की तरफ देखने ही लग गया। अब हैरान होने वाली बारी मेरी थी। मैंने कहा मैं कब कल गया था राधिका को? अरे तुमने ही खुद तो उसे तुम्हारे भाई के साथ भेजने के लिए कहा था। मैंने माँ की तरफ देखा तो माँ थोड़ी परेशान सी लगी। फिर मैंने जानबूझकर कहा हाँ हाँ याद आ गया, मैंने ही तो कहा था। काम के स्ट्रेस के कारण मैं तो भूल ही गया था। मैं वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में आ गया। दिल अंदर से जल रहा था। आखिर मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ ये घर छोड़कर चली ही गई। माँ मेरे कमरे में ही चाय लेकर आ गई थी। 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया था और अभी तक दोनों लौटे नहीं थे। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाज़ा खुला और वे अंदर आई। मुझे देखा, थोड़ी हैरान और परेशान सी लग रही थी। कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आपके भाई के साथ डॉक्टर के पास गई थी। ये सुनकर पता नहीं क्यों मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, पर वे मुझसे झूठ बोल रही थी। उस वजह से मेरा शक और गहरा होता जा रहा था। फ़ोन और पर्स टेबल पर रखा, वॉशरूम चली गई, तभी मेरी नज़र उसके फ़ोन पर पड़ी। फ़ोन में उस दिन का कॉल रिकॉर्ड चेक किया और देखा तो उसमें उस समय पर उसकी बहन का नंबर था। मैंने वही नंबर डायल किया तो सामने से मर्दानी आवाज़ सुनाई दी। मेरे शरीर में तो मानो बिजली सी दौड़ गई। वो आवाज़ मेरे लिए पूरे तरीके से अजनबी थी। ना तो वे आवाज़ मेरे भाई की थी और ना ही मेरी साली की। मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं हो रहा था। उतने में राधिका के आने की आवाज़ आई और मैंने झट से फ़ोन टेबल पर रख दिया, पर जल्दी जल्दी में वे मेरे हाथ से छूट गया और फ़ोन नीचे गिर गया। फ़ोन के डिस्प्ले टूट गई थी। मुझे देख ही बोली, क्या हुआ नितिन, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? मुझे अब रहा नहीं गया
और मैंने उसे खींच के थप्पड़ मार दिया और कहा, आज किसके साथ गई थी तुम? उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और उतने में उसे उल्टी सी आई और वे वॉशरूम में चली गई। बाहर आने के बाद वे रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचना, मैंने किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं है। और इतना कहते हुए वे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। पर उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे उस पर दया नहीं आई। मेरे मन में सवालों का भंडार उमड़ रहा था और अब इसकी ऐसी हालत देखकर मेरे मन में यही आया कि कहीं ये किसी के बच्चे की माँ तो बनने वाली नहीं। मेरा भाई अंदर आया और उसे देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ भाभी को, क्या किया तुमने इसके साथ? मुझे अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था और मैंने उसे राधिका के पास से ढकेलते हुए पीछे किया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? मैंने आज तक फिर हम सब उसे अस्पताल ले गए। माँ बहुत डर गई थी। रात के 11 बजे राधिका की बहन और उसका पति आए पर उन्हें किसी ने बताया कि हम अस्पताल में हैं। तब वे बोली कि थोड़ी देर पहले ही फ़ोन आया था। जब हम घर पहुँचे तो पता चला कि राधिका अस्पताल में है। थोड़ी देर बाद राधिका को होश आया। जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो वे कहने लगी कि कुछ नहीं, बीपी लो होने के कारण ऐसा हुआ था। उसके खान पान का ठीक से ख्याल रखो। मुझे तो अब उस डॉक्टर पर भी शक होने लगा था। तब भी मैं चुप रहा। मुझे अब मेरे भाई पर और ज़्यादा शक होने लगा था। पर मैंने यही सोचा कि मैं 3 महीने का इंतज़ार करूँगा और ना महीने होते ही राधिका को तलाक दे दूँगा। ऐसी लड़की की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। एक दिन मैं काम पर से जल्दी लौट आया और हॉल में बैठकर चाय पी रहा था। मैंने देखा कि राधिका तैयार होकर कहीं जा रही थी। हम दोनों में बातचीत एकदम बंद थी, इसीलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। वो आगे गई तो मैंने अपनी बाइक निकाली और उसके पीछे गया। उसने ऑटो वाले को एक क्लिनिक के सामने रोकने के लिए कहा। मेरे अंदर द्वेष की भावना निर्माण हो रही थी। वे अंदर गई और थोड़ी देर बाद जब मैं अंदर गया तो वे मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। जब रिसेप्शन पर पूछा और अपनी पत्नी का नाम बताया तो वे रिसेप्शनिस्ट कहने लगी कि ये आपकी पत्नी की रिपोर्ट है, आप उसे डॉक्टर के कैबिज वो वही हैं रिपोर्ट देखने की। तो मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं सीधे ही कैबिन में पहुंचा। वहां मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मैं जितने इतना प्यार करता था, जिस पर इतना विश्वास करता था, उसी ने मेरा विश्वासघात किया। वे मेरे सामने थी और बोली कि अब तो तुम्हें सच पता चल ही गया ना। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा और उसे वे रिपोर्ट पकड़ाई। आगे वे कहने लगी कि मुझे ऐसी बीमारी है जिस वजह से मैं अपने पति के पास नहीं जा सकती। मैं जब 13 साल की थी तब माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे लिए मेरी बड़ी बहन ही सब कुछ थी। मैं 14 साल की हुई और मुझे पीरियड्स आना शुरू हुआ, पर जब आते थे तो रुकते नहीं थे। डॉक्टर को दिखाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दीदी ने मुझे कई जगह दिखाया। फिर मैं 22 साल की हुई और तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आया। जब मैंने इस रिश्ते के लिए मना किया तो दीदी कहने लगी कि लोग अच्छे हैं, अपने मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। भैया भाभी के लिए तू बोझ सी बन गई है। क्या पता आगे जाकर कैसे आदमी से तेरी शादी करवा दे। तू खुशकिस्मत है कि नितिन ने खुद तेरा हाथ मांगा है। डॉक्टर को जब मैंने शादी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि 3 महीने और ट्रीटमेंट ले लो, दवाइयों का कोर्स पूरा करो और 3 महीने तक पति को अपने पास मत आने देना, वरना उसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। बस यही सच्चाई थी जो मैंने तुमसे छुपाई और इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा। आज जब मेरी रिपोर्ट आ गई है और सब कुछ नॉर्मल है तो आज मैं तुम्हें ये बताने ही वाली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या कहूँ। मैंने अपनी पत्नी पर शक किया, अपने भाई पर भी शक किया, मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी। मैंने राधिका से माफ़ी मांगी और सारी गलतफहमियां दूर कर हम अपने घर चल दिए। साथियों, जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब सिर्फ गलतफहमियां दिखाई दे तो रिश्ते इस तरह से उलझते नहीं। दोस्तों, धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।